हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, आप सभी का वेलकम है। आज की इस क्लास में हम लोग सीटेट का 2016 का पेपर देखने वाले हैं, यानी कि सॉल्व करने वाले हैं। मेरे चैनल पे आपको 40 प्लस क्लासेस मिल जाएंगी सीटेट उर्दू पेडागोजी की क्लासेस, यानी कि उर्दू की कंप्लीट आपको पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। आप मेरे चैनल पर विज़िट कीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से क्लासेस देख सकते हैं। बाकी मैं आपके साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर शेयर कर दूंगी। तो आज हम लोग 2016 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं सीटेट का। जिन्होंने भी सीटेट में उर्दू लैंग्वेज चूज़ की है, चाहे वो पेपर 1 में चूज़ की हो या पेपर 2 में चूज़ की हो, चाहे लैंग्वेज 1 हो चाहे लैंग्वेज 2 हो, सभी में पेडागोजी ही आती है। बहुत कम ही ग्रामर के क्वेश्चन आएंगे, एक या दो आपसे ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से वाहिद जमा पूछा जा सकता है या मुताजात पूछा जा सकता है। इस तरह से बेसिक ग्रामर के 2 से 3 या 1-2 ही क्वेश्चन पूछेंगे, बाकी सभी पेडागोजी से क्वेश्चन आएगा। और बाकी आपका पैराग्राफ होगा, 15 पेडागोजी के क्वेश्चन, जिसमें से 2 ग्रामर के होंगे और आपके बाकी 15 मार्क्स से आपके पैराग्राफ दिया जाएगा, जिसमें से आपको छांटना होंगे आंसर। इस तरह से इसका पैटर्न होता है सीटेट का। तो चलिए, मैं आज आपके साथ 2016 का पेपर शेयर कर रही हूँ, जिसमें से मैं पेडागोजी के क्वेश्चंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 136। एक क्लास के बच्चे ज़्यादातर किस में गलतियां करते हैं? क्वेश्चन है कि बच्चे जो हैं वो एक क्लास में हैं, पहली क्लास में बच्चे हैं, तो वो ज़्यादातर किस में गलतियां कर सकते हैं? ये 2016 का पेपर है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन दिया था बोलने में, दूसरा ऑप्शन दिया था पढ़ने में, तीसरा ऑप्शन दिया था लिखने में, या फिर चौथा ऑप्शन दिया है इनमें से सभी। तो जाहिर सी बात है, बच्चे अभी पहले क्लास में हो या वो 5th क्लास में हो, बच्चे बोलने में भी गलतियां कर सकते हैं, पढ़ने में भी गलतियां करते हैं और लिखने में भी गलतियां होती हैं। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा कि इनमें से सभी में बच्चे गलतियां कर सकते हैं, बोलने में भी और लिखने में भी और पढ़ने में भी। ज़रूरी नहीं है कि उनको सही लिखना आता हो, इमला भी गलत लिख सकते हैं, बोलते भी वो गलत हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 4 करेक्ट, कि इनमें से वो सभी में गलतियां कर सकते हैं, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 136। कवायद नज़रियाती और रवैये दोनों हैं। यहाँ पे एक कॉल लिखा है कि जो कवायद है, कवायद मतलब ग्रामर, ठीक है, ग्रामर व्याकरण जिसे हिंदी में कहते हैं। तो कवायद नज़रियाती और रवैये दोनों हैं। आप कहाँ तक इस बयान से, यानी कि आप कहाँ तक की इस बयान से मतलब कि आप मुत्तफिक हैं, कहाँ तक की हैं, मतलब कि आप क्या मानते हैं, ये बयान सही है या गलत है? कि जो कवायद होती है, यानी कि जो हमारा ग्रामर है, व्याकरण है, वो नज़रियाती और रवैये यानी कि बिहेवियर, नज़रियाती यानी कि किसी का कोई भी नज़रिया हो। तो कवायद किसी के नज़रिए या किसी के रवैये से बदलता नहीं है। कवायद होता है, वो एक रूल है जो कि फिक्स है। तो कवायद किसी के भी नज़रिए से या रवैये से बिल्कुल भी उसमें कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो इस कॉल से आप क्या हैं? पहला ऑप्शन दिया है कुछ हिस्से से राज़ी हैं आप, या फिर सेकंड ऑप्शन दिया है राज़ी नहीं है, या फिर तीसरा ऑप्शन दिया है किसी हद तक राज़ी भी हैं और नहीं भी, या फिर ऑप्शन 4 है मुकम्मल तौर पर आप इस कॉल से राज़ी हैं। तो सिंपल सी बात है, कवायद किसी के नज़रिए या रवैये से उसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, कोई भी असर नहीं पड़ेगा कवायद पर। आपका नज़रिया कुछ भी हो उस ग्रामर के प्रति, या आपका बिहेवियर, आपका रवैया कुछ भी हो उस ग्रामर के प्रति, उस कवायद पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो आप इस कॉल से पूरे राज़ी नहीं है, यानी कि बिल्कुल राज़ी नहीं है। तो राज़ी नहीं है, ऑप्शन जो सेकंड है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड राज़ी नहीं है, कुछ हिस्से से राज़ी भी नहीं है हम, और कई मतलब कि किसी हद तक की राज़ी भी हैं और नहीं भी, बिल्कुल भी हम लोग राज़ी नहीं हैं, क्योंकि इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, राज़ी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, तहतानिया व वस्तानिया की सतह के तुलबा को ज़बान सीखने की तरफ रागिब करने के लिए लाजिम है। यहाँ पे कह रहे हैं तहतानिया और वस्तानिया। तो तहतानिया मतलब प्राइमरी और वस्तानिया मतलब अपर प्राइमरी।
तो प्राइमरी और अपर प्राइमरी के बच्चों को आप ज़बान सीखने की तरफ राग़िब करने के लिए, यानी कि उन्हें आप सिखाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, राग़िब करने के लिए क्या चीज़ लाजिम है, यानी कि क्या चीज़ ज़रूरी है। तो पहला ऑप्शन दिया है, तुलबा को बार बार मुँह ज़बानी तफ़हीम कराई जाए। तफ़हीम यानी कि उनको समझाया जाए, चीज़ें जो आप पढ़ा रहे हैं वो उनको समझ में आनी चाहिए, चाहे वो प्राइमरी के बच्चे हों, चाहे वो अपर प्राइमरी के बच्चे हों, चाहे वो छोटी क्लासेस में हों या वो बड़ी क्लासेस में हों। सेकेंड ऑप्शन दिया है कि तुलबा को ज़्यादा से ज़्यादा इमला लिखाया जाए। अगर आप किसी को केवल इमला लिखाएंगे कि जो आप बोल रहे हैं वो बस वो लिखते जाएं, तो एक टाइम पे वो बच्चे उससे डिमोटिवेट हो जाएंगे और वो वहाँ से भागने लगेंगे क्लासेस से। तो आप जो भी पढ़ाएं वो उन्हें समझ में आए। और पहले ऑप्शन में दिया है कि तफ़हीम कराई जाए। तफ़हीम यानी कि उन्हें समझाया जाए। ओके। और थर्ड ऑप्शन देखिए क्या दिया है कि तुलबा को ज़्यादा से ज़्यादा कवायद पढ़ाई जाए, यानी कि आप ग्रामर पे ज़ोर दें। या फिर ये ऑप्शन सही है। या फिर ऑप्शन 4 है कि तुलबा को किताब पढ़ने की हिदायत की जाए, यानी कि आप बच्चे को हिदायत करें, बार बार कहें कि किताब पढ़ो, किताब पढ़ो। तो ऐसे तो बच्चा नहीं पढ़ेगा, आप उसे बार बार ज़ोर देंगे कि ये पढ़ो, मैंने तुमसे कहा था कि ये होमवर्क करके लाना, तुम क्यों नहीं पढ़ के लाए या क्यों नहीं करके लाए। तो बच्चे को जब तक की चीज़ें समझ में नहीं आएंगी या आप जो पढ़ा रहे हैं वो उसे समझ में नहीं आएगा कि क्या है इसकी मीनिंग, क्यों पढ़ रहे हैं इसका, यानी कि इसका ज़रूरत क्या है हमारी लाइफ में। आपने पढ़ा होगा NCF 2005 में कहा गया है, जो भी चीज़ आप बच्चे को पढ़ाएं वो बाहरी ज़िंदगी से जुड़ी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो बाहर या अपने स्कूल के अलावा अगर वो जाता है तो उसका कोई यूज़ नहीं है। तो जो भी पढ़ाएं उसे आप जोड़ कर के पढ़ाएं बाहरी ज़िंदगी से। तो ऐसा तो नहीं है केवल आप हिदायत करेंगे बच्चे को और वो पढ़ने लगेगा। तो ऑप्शन 4 भी नहीं सही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कवायद पढ़ाए जाए। या फिर ऑप्शन सेकेंड है कि तुलबा को ज़्यादा से ज़्यादा इमला लिखाया जाए। तो ये सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे ऑप्शन 1 के आगे, क्योंकि ऑप्शन 1 में कहा गया है तफ़हीम कराई जाए, यानी कि उसे समझाया जाए। इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है, मंदरजा झेल में से मुँह ज़बानी पेशकश में कौन सा तरीका मुफीद है। यहाँ पे कह रहे हैं मुँह ज़बानी। मुँह ज़बानी मतलब होता है ओरली, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा तरीका, कौन सा मेथड यहाँ पे फ़ायदेमंद रहेगा, मुफीद होगा। पहला है नज़्म गाकर। आप नज़्म गाएंगे, यहाँ पे है मुँह ज़बानी, ठीक है, आमने सामने जिसमें आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं मंदरजा झेल में से मुँह ज़बानी पेशकश में कौन सा तरीका मुफीद है, नज़्म गाकर या फिर आमने सामने की पेशकश या फिर है इशाराती ज़बान में पेश करना या फिर है सौती पेशकश। तो सौती पेशकश होता है, सौती मतलब होता है आवाज़। यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे कह रहे हैं मुँह ज़बानी पेशकश में, यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन सेकेंड आमने सामने की पेशकश, जिसमें से आपका हो जाएगा इंटरव्यूज़ जैसे होते हैं। एक स्टूडेंट सामने बैठता है, एक टीचर उससे कुछ क्वेश्चन करता है और वो उसका आंसर देता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मुँह ज़बानी पेशकश हो रही है। आप उससे पूछ रहे हैं, वो आपको आंसर कर रहा है, तो आप उसके लेवल को समझ पाएंगे कि क्या वो बताना चाह रहा है और आप उसको जज कर रहे हैं। तो ये तरीका यहाँ पे मुफीद साबित होगा। नज़्म गाकर, नज़्म आप गाते रहेंगे या उसे आप कहेंगे गाने को, तो इससे नहीं होगा। जब आप आमने सामने बैठेंगे और आप क्वेश्चन करेंगे, वो आंसर करेगा, तो इसमें दोनों ही टीचर और स्टूडेंट दोनों ही इन्वॉल्व होंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, जिसमें स्टूडेंट भी इन्वॉल्व होगा और टीचर भी। देखिए थर्ड में क्या था, इशाराती ज़बान में पेश करना। आप इशारे से कब तक कि बच्चे को इशारा ना समझ में आए, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन थर्ड नहीं होगा। ऑप्शन 4 तो है सौती पेशकश, आवाज़ वाला, तो आवाज़ वाला भी नहीं होगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140, इंसान की उम्दा तरक्की के लिए मादरी ज़बान उतनी ही ज़रूरी है जितना कि माँ का दूध। ये किसका कॉल है। देखिए आप ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी ने ये बात कही है कि बच्चे का जो बेसिक होती है पढ़ाई, यानी कि 5th तक की जो पढ़ाई होती है वो उसके मातृभाषा में होनी चाहिए, मादरी ज़बान में होनी चाहिए। तो यहाँ पे
कह रहे हैं कि उतनी किस पे ज़ोर दिया जा रहा है, मादरी ज़बान पे ज़ोर दिया जा रहा है। और कहीं पर भी आपको देखें कि ज़ोर मादरी ज़बान पे किसने ज़ोर दिया है, प्राइमरी बच्चों के लिए, ठीक है, यानी कि 1 से लेकर के 5 तक की क्लास के बच्चों के लिए उन्होंने कहा है, महात्मा गांधी ने कहा है कि बच्चों को उनके मादरी ज़बान यानी कि मातृभाषा में पढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। ये किसका कॉल है ये पूछ रहे हैं, तो ये कॉल महात्मा गांधी का है, इसलिए यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141। अगर तुलबा को ऐसी ज़बान के ज़रिए पढ़ाया जाए जिस पर वो अच्छी तरह दस्तरस नहीं रखते हों तब क्या होगा। यानी कि आप उसे ऐसी लैंग्वेज पढ़ाएं जिसको वो नहीं जानता हो, वो उसको समझ में नहीं आ रहा हो आप क्या बोल रहे हैं। जैसे कि आप देखते होंगे, तो रियल लाइफ में भी आपने देखा होगा कि काफ़ी स्टूडेंट इंग्लिश नहीं समझते हैं, तो जब वो इंग्लिश को पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं लेकिन वो इंग्लिश को नहीं समझ रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, वो रटना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि ये क्वेश्चन आने वाला है तो हम इसे रट लेते हैं और कल लिखाएंगे और मुझे मार्क्स मिल जाएंगे। तो वो चीज़ों को क्या करते हैं, रटना शुरू कर देते हैं। उनको फिर इंटरेस्ट भी उनका ख़त्म हो जाता है जब उन्हें उसकी मीनिंग ही नहीं समझ में आती है, जो वो जिस भी लैंग्वेज में वो पढ़ रहे हैं और उनको वो लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही, तो वो क्या करेंगे, वो उस चीज़ से बोर हो जाएंगे और उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा, वो पढ़ाई को छोड़ने लगेंगे। तो यहाँ पे यही पूछ रहे हैं कि अगर तुलबा को यानी कि अगर स्टूडेंट को ऐसी ज़बान के ज़रिए पढ़ाया जाए जिस पर वो अच्छी तरह दस्तरस नहीं रखते हों तब क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया है, तुलबा की दिलचस्पी पढ़ाई से ख़त्म होने लगती है, यानी कि उनकी इंटरेस्ट उससे ख़त्म होने लगता है, बिल्कुल सही है ये बात। सेकंड ऑप्शन दिया है कि अच्छी तरह से जहन लगाना मुमकिन नहीं है, यानी कि फिर वो अच्छी तरह से जहन लगा के नहीं पढ़ेंगे, ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन दिया है। ऑप्शन तीसरा दिया है कि तुलबा रटने और याद रखने की आदत को बढ़ावा देते हैं, यानी कि ऐसे ऐसे जब उन पे सिचुएशन आ जाती है जिसमें वो अच्छी तरह से नहीं समझ रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, वो रटना शुरू कर देते हैं, याद रखने वाली आदत को डेवलप कर लेते हैं अपने अंदर, और फिर उनको समझने की ज़रूरत ही नहीं लगती और वो बस क्लासेस क्या करते हैं, पार करते जाते हैं, क्या पढ़ रहे हैं वो नहीं समझ में आ रहा, बस उनका क्लास पास यानी कि पार होता जा रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। इनमें से सभी में यानी कि दिलचस्पी भी पढ़ाई से ख़त्म होने लगेगी, जहन भी अच्छी तरह से वो लगा नहीं पाएंगे, मुमकिन नहीं होगा जहन लगाना, और वो रटने लगेंगे, याद रखने लगेंगे चीज़ों को, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 4। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का बस यही मकसद होता है कि आप चीज़ों को समझें, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप क्वेश्चन के आंसर को रटें, आप चीज़ों को समझें कि यहाँ पे पूछ क्या रहे हैं, फिर आंसर क्या आ रहा है। ये बेसिकली पैडागोजी को आप रट नहीं सकते हैं। ये कोई ऐसा नहीं कि वो लॉ किसने दिया है या उसकी प्रतिपादक कौन है, इस तरह से क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे आप जितना अच्छा समझेंगे उतना ही अच्छा स्कोर करेंगे आप। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142। ज़बान पढ़ाते वक्त बहुत ज़रूरी है कि ज़बान के बैनुल अक़वामी अहम पहलुओं की तालीम के तहत, बैनुल अक़वामी मतलब होता है इंटरनेशनल, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सिर्फ सुनना या सिर्फ पढ़ना या सिर्फ लिखना या सुनना और पढ़ना। पहली बात, अगर कहीं पर भी सिर्फ आता है तो वो ऑप्शन सही नहीं हो सकता है जब तक कि वो निगेटिव ना पूछ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ सुनना, आप केवल सुनने पर नहीं जोर देंगे, केवल पढ़ने पे भी नहीं देंगे और केवल लिखने पे भी नहीं देंगे, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन तीनों ही गलत हैं। इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा, जिसमें सुनना और पढ़ना है। वैसे तो आपको ऑप्शन देख के ही पहचानना है कि कौन सा बेटर ऑप्शन है, ज़रूरी नहीं है कि हर ऑप्शन रॉन्ग ही हो, लेकिन आपको उसमें से बेस्ट कौन सा है वो आपको पहचानना होगा। सीटेट के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं जिसमें आपको 2 ऑप्शन तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करेंगे कि ये भी सही लिखा है और ये भी सही लिखा है, लेकिन आपको समझना है और आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन इससे बेस्ट है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143। ज़बान की तालीम में
सीखने के मवाद का सबसे अहम चैलेंज क्या है? यहाँ पे क्या कहना है? ज़बान की तालीम में सीखने के मवाद का सबसे अहम चैलेंज क्या है? ज़बान की तालीम हो, मैथ की तालीम हो, या ये एक लिंग्विस्टिक पेपर है, आप लैंग्वेज सॉल्व कर रहे हैं, लिंग्विस्टिक पेपर है इसलिए यहाँ पे लिखा है ज़बान की तालीम। वैसे तो कोई भी तालीम हो, चाहे मैथ हो चाहे साइंस हो, किसी भी तालीम में सीखने के मवाद का सबसे अहम चैलेंज क्या होता है? सबसे अहम आपको चैलेंज बताना है। पहला देखिए ऑप्शन क्या है? सबक में पेश आए मुश्किल मकामात की वजाहत सीखे जाने वाले अशिया के ज़रिए होना, या फिर सेकंड ऑप्शन दिया है कि तुलबा को सबक की तरफ तवज्जो मबजूल कराना तुलबा का, ठीक है। या फिर तीसरा ऑप्शन दिया है कि तुलबा को पढ़ाने में असातिज़ा को कम मेहनत करनी पड़े, या फिर ऑप्शन 4 है कि कम वक्त में ज़्यादा जानकारी देना। तो कहीं पर भी अगर ये आता है कि टीचर को कम मेहनत करनी पड़े, कम वक्त में वो ज़्यादा जानकारी दे दे, तो इस तरह के ऑप्शन गलत ही होते हैं, क्योंकि कम मेहनत करनी पड़े टीचर को, ये कोई लॉजिक नहीं है। तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पे नहीं हो सकता है, ऑप्शन 4 भी नहीं होगा कि कम वक्त में ज़्यादा जानकारी देना। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन कन्फ्यूज़ कर रहे होंगे। ऑप्शन सेकेंड है कि तुलबा को सबक की तरफ तवज्जो मबजूल करना तुलबा का, और ऑप्शन फर्स्ट दिया है कि सबक में पेश आए मुश्किल मकामात की वजाहत, यानी कि ये सही हो जाएगा। यहाँ पे यही अहम चैलेंज है कि बच्चे को जो भी आप पढ़ा रहे हैं, जो सा भी आपने सबक स्टार्ट किया है, तो इसमें जितनी भी मुश्किल चीज़ें हैं, यानी कि किसी वर्ड की मीनिंग नहीं समझ पा रहा है बच्चा, किसी चीज़ को वो पढ़ नहीं पा रहा है, या फिर किसी की वो पढ़ ले रहा है लेकिन उसका अर्थ नहीं समझ पा रहा है, तो जितने भी सबक में पेश आ रही हैं मुश्किलात, उसकी वजाहत अगर आप सही से कर रहे हैं, यानी कि आप उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं और उस बच्चे को अच्छे से समझा रहे हैं, तो यही सबसे बड़ा चैलेंज माना जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा। चाहे आप उसके लिए कोई अशिया का इस्तेमाल करें, या आप अपने ही किसी और मेथड से आप पढ़ा दें, जितने भी टीचिंग के मेथड्स होते हैं, इसीलिए आपके सामने कई मेथड्स पेश किए गए हैं कि अगर बच्चा इस मेथड से ना समझे तो आप ये मेथड यूज़ करें, इस मेथड से अगर नहीं समझ रहा है तो आप दूसरा मेथड यूज़ करें। बच्चे को जितने भी सबक में जो मुश्किलात आ रही हैं, पढ़ने में समझ नहीं आ रहा है, उसकी अगर आप वजाहत कर रहे हैं और बच्चे को समझ में आ रहा है, तो यही सबसे अच्छी बात होती है। तो यहाँ पे सबसे अहम चैलेंज क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा। जब उसे सब चीज़ें समझ में आएंगी तो उसका अपने आप ही सबक की तरफ उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा और वो उस सबक की तरफ तवज्जो देगा। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145, मायने को वाज़ेह करने के लिए बेहतर तरीका है क्या? है कि यहाँ पे पूछें कि बेहतर कौन सा तरीका है मायने को वाज़ेह करने के लिए, किसी भी मीनिंग को समझाने के लिए, बताने के लिए। पहला ऑप्शन दिया है लुगात से देख करके बताइए, लुगात यानी कि डिक्शनरी, लुगात से देख करके बताइए। या फिर सेकेंड है कि तुलबा को पूरा मौका फराहम करें कि वो जुमले में इस्तेमाल करके बताएँ, यानी कि करके वो समझे या करके आप बताएँ। या फिर थर्ड ऑप्शन है कि लफ्ज़ों को तौज़ी के लिए उसका इस्तेमाल करें, या फिर लफ्ज़ों की तौज़ी करें, ये सब लिखा है। तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन 1 भी नहीं होगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। क्यों? क्योंकि आप उसको मौका फ़राहम कर रहे हैं। पहली बात तो आप उसको मौका दे रहे हैं, दूसरी बात आप उसकी मीनिंग को पहले बता रहे हैं, फिर उसको आप जुमले में पेश करके, इनके जुमले में यूज़ करके दिखा रहे हैं कि इसकी मीनिंग क्या है। किसी भी आपने वर्ड की मीनिंग बता दी, ये इसका मतलब होता है। लेकिन जब आपने उसे जुमले में रख करके बताया कि देखो ये जुमले में ये वर्ड यहाँ पे आया है और इसका मतलब ये होता है, तब बच्चे को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146, मंदरजा झेल में से कौन सा तबाशुदा मतन के इस्तेमाल के बगैर दूसरी ज़बान सीखने में मदद करती है? तबाशुदा मतलब होता है कि जो प्रिंट होता है। तबाशुदा मतन मतलब होता है टेक्स्ट, तबाशुदा यानी कि जो छपा होता है, जो प्रिंटेड होता है। तो तबाशुदा मतन के इस्तेमाल के बगैर दूसरी ज़बान सीखने में मदद करती है। कौन सा यहाँ पे होगा ये पूछ रहे हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन है ज़बान की वसअत, या फिर एक कवायद तर्जुमे का तरीका, कवायदी तर्जुमे का तरीका, या फिर है माशी तरीका, या फिर है फितरी तरीक़ेकार। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फितरी तरीक़ेकार, यानी कि जो नेचुरल तरीका होता है। फितरी मतलब नेचुरल, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 4 फितरी तरीक़ेकार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147, गलत पढ़ने की आदत होने की एक वजह। यहाँ पे क्या कह रहे हैं
कि गलत पढ़ रहे हैं, बच्चे क्या हैं, गलत पढ़ रहे हैं। तो इसकी आदत यानी कि गलत पढ़ने की आदत होने की क्या एक वजह हो सकती है? बच्चे पढ़ सही नहीं रहे हैं, गलत पढ़ रहे हैं, तो कारण क्या है, एक वजह क्या हो सकती है? पहला देखिए यहाँ पे ऑप्शन है पेशा वराना। पेशा वराना तो नहीं हो सकता है, क्योंकि पेशा वराना का मतलब होता है प्रोफेशनल। अगर आप किसी चीज़ में प्रोफेशनल हैं, जैसे कि कहते हैं कि ये इस काम में प्रोफेशनल है, वो उस काम में प्रोफेशनल है, इसका मतलब तो जो भी जिस भी काम में अगर आप प्रोफेशनल है तो वो काम तो आपको बहुत अच्छे से आता है। तो ये एक वजह नहीं हो सकती है। सेकेंड ऑप्शन है जमात में हद से ज़्यादा बच्चों का होना। ठीक है। ऑप्शन थर्ड क्या है कि उंगली से इशारा करना या पढ़ते वक्त आँख की तरफ उंगली से इशारा देना। या फिर ऑप्शन फोर है हम्मा लिसानी। हम्मा लिसानी मतलब होता है मल्टीलिंगुअलिज्म, बहुभाषिकता। बहुभाषिकता कभी भी कारण नहीं होती, वजह नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन फोर नहीं होगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन तीसरा। ऑप्शन तीसरा क्यों सही हुआ इसको भी समझिए। ऑप्शन तीसरा कह रहा है कि उंगली से इशारा करना पढ़ते वक्त, देखिए लिखा है पढ़ते वक्त उंगली से इशारा करना या आँख की तरफ उंगली से इशारा देना। आप किसी को इशारा कर रहे हो या कोई इशारा दे रहा हो पढ़ते वक्त, अगर आपको कोई चीज़ पढ़ाई जा रही है, आप उस वक्त कंसंट्रेट ही नहीं है, आप इधर उधर इशारे कर रहे हैं, कोई इशारा कर रहा है, आप इसका मतलब पढ़ने में कंसंट्रेट नहीं है, तो यही एक वजह हो सकती है। जब बच्चा पढ़ने में उसका रुचि नहीं है, वो कंसंट्रेट नहीं है, उसका मन नहीं लग रहा है, वो इधर उधर भटक रहा है, उंगलियों से इशारा दे रहा है, इशारा कर रहा है, तो वो पढ़ने में फिर गलती करेगा, यही एक वजह हो सकती है। इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। गलत पढ़ने की आदत होने की एक वजह ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, उंगली से इशारा करना या पढ़ते वक्त आँख की तरफ उंगली से इशारा देना, क्योंकि वो पढ़ते वक्त ये सब कर रहा है, जब कोई पढ़ा रहा है वो कंसंट्रेट ही नहीं है, तो यही वजह होगी। इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148। मंदरजा झील में से कौन सा तरीक़ेकार मुश्किल लफ्ज़ों को पढ़ाने में कदीम ज़माने का तरीका है? यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा तरीका मुश्किल लफ्ज़ों को पढ़ाने का कदीम ज़माने का तरीका है। पहला ऑप्शन है तुलबा, पहला ऑप्शन दिया है तुलबा जुमले बनाने में मुश्किलात का सामना ना करें, या फिर सेकेंड ऑप्शन है दुरुस्त जुमले बनाने में मदद करना, या फिर थर्ड ऑप्शन है दुरुस्त तलफ़ुज़, या फिर ऑप्शन फोर है इनमें से सभी। तो यहाँ पे सभी हैं कि जो बच्चा है वो जुमले बनाने में अगर मुश्किलात का वो सामना ना करे, और उसका जो प्रोनंसिएशन है दुरुस्त जुमले बने, उसका तलफ़ुज़ भी यानी कि इसका प्रोनंसिएशन भी करेक्ट हो, तो ये सभी आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन फोर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149। मंदरजा झील में से कौन सा महारत से ताल्लुक़ नहीं रखता है, कौन सा महारत से ताल्लुक़ नहीं रखता है? तो आपने पढ़ा है LSRW में, जिसमें से लिसनिंग होता है, सबसे पहला लिसनिंग यानी कि सुनना, फिर स्पीकिंग यानी कि बोलना आ जाएगा, फिर रीडिंग यानी कि पढ़ना आ जाएगा, फिर राइटिंग आएगा, सबसे लास्ट में राइटिंग आता है। सबसे पहले बच्चा क्या करता है, सुनता है, लिसनिंग आता है, सुनना, उसके बाद फिर वो बोलता है, जब वो सुनता है फिर उसके बाद वो बोलता है, फिर उसके बाद वो पढ़ता है, रीडिंग यानी कि पढ़ता है, और लास्ट में वो लिखता है। तो ये होता है महारत, ठीक है, जिसमें से चार है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये चार महारतें हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखना भी है, सुनना भी है, और यहाँ पे पढ़ना भी है, लेकिन ये महारत नहीं होती है। ज़बान में दिलचस्पी ये कोई महारत नहीं है, और यहाँ पे आपसे यही पूछे थे कि कौन सी महारत नहीं है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। और एक बात ध्यान रखिएगा कि इन चारों महारतों में से दो अगज़ी महारत होती है और दो आपकी इजहारी महारत होती है, जिसमें से सुनना और रीडिंग यानी कि लिसनिंग और रीडिंग यानी कि सुनना और पढ़ना। आप सुन रहे हैं, जब आप कुछ चीज़ सुनते हैं तो आप क्या करते हैं, आप नॉलेज को अक्स करते हैं, आप नॉलेज को लेते हैं। उसी तरह से रीडिंग, आप पढ़ रहे हैं, आप बुक्स पढ़ रहे हैं, आप कुछ अखबार पढ़ रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप नॉलेज को अक्स कर रहे हैं। तो सुनना और पढ़ना ये कैसी महारत हुई, ये अगज़ी महारत हुई। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ अगज़ी, ठीक है, अगज़ी महारत हो जाएगी ये। और इजहारी कौन सी हो जाएगी, इजहारी हो जाएगी लिखना और बोलना, स्पीकिंग यानी कि बोलना और राइटिंग यानी कि लिखना। ये कैसी महारत हो जाएंगी, ये आपकी इजहारी महारत हो जाएगी। ये भी ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है इजहारी महारत। इजहारी महारत क्यों, क्योंकि आप बोलेंगे
तो आप अपने माइंड में जो भी है वो आप इजहार कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए बोलना क्या हो जाएगा, इजहारी। और राइटिंग, आप लिख के कुछ चीज़ दे रहे हैं, आप लिख रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप इजहारी कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे बोलना और लिखना इजहारी, और सुनना और पढ़ना, ठीक है। लिसनिंग यानी कि सुनना, और रीडिंग यानी कि पढ़ना, ये अगजी महारत हो जाएंगी। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 2016 पेपर में, यानी कि 2016 के पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 150। ये हकीकत है ज़बान की तरक्की पर असरअंदाज होता है, ठीक है। ये हकीकत है ज़बान की तरक्की पर असरअंदाज होता है। पहला है इनफरादी इख्तलाफात, ठीक है, इख्तलाफात यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस। और या फिर सेकंड ऑप्शन है तंदुरुस्ती यानी कि उसकी हेल्थ, या फिर थर्ड ऑप्शन है दानिश्वरी, दानिश्वरी यानी कि उसकी अक्लमंदी। तो यहाँ पे है ऑप्शन, जो यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन सही हैं, ये सभी उसके ऊपर असर करेगा। हर बच्चा एक दूसरे बच्चे से अलग होता है, जो कि एक असर डालता है। तो इनफरादी इख्तलाफात भी सही है। उसकी तंदुरुस्ती यानी कि अगर वो बच्चा हेल्थी है, वो उस मेंटली हेल्थी है, फिज़िकली हेल्थी है, उसको कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, तो वो अच्छे से ये उसका असर डालेगा पढ़ने पे। तो यहाँ पे तंदुरुस्ती भी हो जाएगा और दानिश्वरी भी हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, इनमें से सभी। आई होप आपको इससे हेल्प मिलेगी। सीटेट के पेपर को अच्छे से मैंने आपको सॉल्व कराया है 2016 का। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक दूसरा यानी कि दूसरे ईयर का पेपर लाऊंगी। तो आई होप आपको इससे हेल्प मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अपने फ्रेंड के साथ जिन्हें भी उर्दू पेडागोजी को समझना है, वहाँ तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ।